हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज से हम 11वीं क्लास की स्टडी को प्रारंभ कर रहे हैं और इसका जो पहला चैप्टर है जिसे हम भौतिक जगत कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर नहीं माना जाता है, लेकिन वास्तव में फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, फिजिक्स की स्टडी के क्षेत्र कौन कौन से हैं, फिजिक्स पढ़ने से किन किन क्षेत्रों से संबंध हमें पता लगते हैं, यानी पूरा फिजिक्स का जो इंट्रोडक्शन है यह एक प्रकार से परिचय है, इसमें दिया गया है। इस चैप्टर को गंभीरता से पढ़ने से हमें एक रुचि प्राप्त, एक प्रकार से सब्जेक्ट के प्रति प्राप्त होगी, जिससे हम उस सब्जेक्ट को किस गहनता के आधार पर पढ़ना है इसमें हम अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो पहला जो चैप्टर है जिसे हम भौतिक जगत कहते हैं या फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको जानना होगा वास्तव में विज्ञान क्या है, जिसे हम साइंस कहते हैं। तो देखिए, जैसा आप इसे हम देख रहे हैं, विज्ञान, ज्ञान के बारे में तो नॉलेज है ही, आप जानते हैं, नॉलेज जानना। और एक प्रकार से मान लें किसी विषय का हम एक प्रकार से गहनता से अध्ययन करें, गूढ़ रूप से अध्ययन करें, उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे हम अगर परिभाषित करना चाहें इसे, तो हम कह सकते हैं किसी विषय का क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित जो ज्ञान है वही विज्ञान कहलाता है। और ये जो ज्ञान है वो प्रेक्षणों और प्रयोगों पर आधारित होता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं विज्ञान की परिभाषा में, किसी भी विषय का प्रयोग और प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित जो ज्ञान है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। अब आप देखिए, जो हमें इसमें पढ़ना है विज्ञान का, हमारे पास जो पार्ट हमें पढ़ना है, शाखा पढ़नी है, वो कौन सी है, भौतिकी है, जिसे हम भौतिक विज्ञान भी कह सकते हैं या भौतिकी भी कह सकते हैं। फिजिक्स, PHYSICS। देखिए, फिजिक्स जो है या भौतिक विज्ञान जो है, प्रारंभ में से एक प्रकार से हम कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान कहा गया, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई है एक ग्रीक वर्ड है जो है फ्यूसिस। फ्यूसिस ग्रीक वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रकृति से। तो प्रारंभ में ये माना गया जो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन के लिए जिस विज्ञान का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो प्रारंभ में इसे हम प्राकृतिक विज्ञान के नाम से भी जानते थे। कारण क्या था, प्रारंभ में हम क्या इसमें स्टडी कर रहे थे, ग्रहों की गति के बारे में स्टडी कर रहे थे, पृथ्वी की गति के बारे में स्टडी कर रहे थे, पृथ्वी की गति के कारण किस प्रकार से दिन और रात होते हैं, इसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, यानी हम आकाशीय पिंड है, पृथ्वी है, या फिर बारिश का होना है, या मान लीजिए हम कह सकते हैं मौसम में परिवर्तन है, इंद्रधनुष का बनना है। इस प्रकार की जितनी प्राकृतिक घटनाएं जो प्रकृति से संबंधित थी उनका प्रारंभ में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता था। तो इसे हम प्राकृतिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। तो प्रारंभ में इसका जो प्राकृतिक विज्ञान या प्रकृति से संबंधित विज्ञान नाम रखा गया। तो उसके आधार पर अगर हम परिभाषा लेना चाहें तो हम कह सकते हैं विज्ञान की वह ब्रांच या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के संबंधित कारणों का अध्ययन करते हैं क्या, या उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी हम कह सकते हैं प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की या साइंस की जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं।
तो 10th क्लास तक आपने विज्ञान जो पढ़ा है वो भी 3 पार्ट में था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। अब आप देखिए उसमें से हमें जो भौतिक विज्ञान है, एक विशेष बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आज क्लास का पहला लेक्चर है। फिजिक्स में किसी भी चीज को हम गहनता से समझने की हमें जरूरत है। मोस्टली हम देखते हैं 9th और 10th क्लास में हमारे पास जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनमें जो नॉलेज होती है वो क्या है, बेसिक नॉलेज है, थोड़ी सी जानकारी दे दी गई जिससे आपको हल्की सी उस सब्जेक्ट से संबंधित या उस टॉपिक से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। अब जैसे जैसे क्लास में आप पढ़ेंगे, अब 11th क्लास में जब आप आते हैं तो 9th 10th की तुलना में इधर सिलेबस क्या होता है, काफ़ी अधिक हो जाता है। यहाँ पर रटने का कोई काम नहीं है। आप समझ लें, अगर आपको वह चीज आपको समझ में आ जाएगी तो समझ में आ जाएगी, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जितना गहनता से उस चीज का आप चिंतन करेंगे वो आपका टॉपिक उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा और वो आपको उसमें रुचि उत्पन्न होती जाएगी और उससे आप आगे क्लासेज में इस सब्जेक्ट के प्रति अपनी गहनता को लगातार बरकरार रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने बात की, पहले तो मैंने जो आपको फिजिक्स की डेफिनेशन बताई कि प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। उसके बाद एक फेमस वैज्ञानिक हुए जिनका नाम आप जानते हैं, आइंस्टीन। तो आप जानते हैं एक तो क्या होता है, द्रव्य होता है जिसे हम मैटर कहते हैं, द्रव नहीं द्रव्य, मैटर, पदार्थ। और एक होता है ऊर्जा जिसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी। तो आइंस्टीन वैज्ञानिक ने एक बहुत मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में एक फार्मूला दिया। यह फार्मूला द्रव्य और ऊर्जा में संबंध बताता है जिसे हम क्या कहते हैं, E बराबर mc²। सभी लोग जानते हैं, छोटे क्लासों में आगे आप पढ़ लेंगे। E बराबर क्या होता है, mc² होता है। लिखने की मैं ज़्यादा आवश्यकता नहीं समझता हूँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो उन्होंने पहले तो द्रव को अलग माना जाता था और ऊर्जा को क्या माना जाता था, अलग माना जाता। उन्होंने दोनों में संबंध दिया। उन्होंने ये संबंध दिया, अगर किसी प्रकार से द्रव की मात्रा में कमी आ रही है तो E बराबर mc² जो इक्वेशन होती है, E बराबर mc² जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के आधार पर उतनी एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पर जो C है, C क्या है, C है स्पीड ऑफ लाइट, जिसका मान आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। तो द्रव्य तथा ऊर्जा में जो संबंध दिया गया, इसके आधार पर फिजिक्स की एक प्रकार से आधुनिक परिभाषा हम कह सकते हैं वो दी गई। तो अब कहा गया, इसके बाद क्या आ गया, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम द्रव्य, ऊर्जा तथा इनके रूपांतरण और इनमें होने वाली अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। हम कह सकते हैं जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निकल के आया, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निकलने के बाद हमारे पास जो परिभाषा आई वो ये आई, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम द्रव्य, ऊर्जा तथा उनकी अन्योन क्रियाएं तथा उसका एक दूसरे में रूपांतरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आधुनिकतम परिभाषा क्या है और आधुनिकतम परिभाषा से पहले जो प्राचीनतम परिभाषा थी वो क्या थी। एक चीज आप और समझ लें, जैसे इस समय क्या कहते हैं, हम साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक, जिनका दृष्टिकोण क्या होता है, अलग होता है, सामान्य व्यक्ति से क्या होता है, अलग। और पहले अगर हम प्राचीन काल में अगर जाएं तो अगर आपने देखा होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिलोसफर कहते थे, दार्शनिक कहते थे। तो जो दार्शनिक थे, वही जो दार्शनिक थे उन्हीं को आप समझ लें, उनका जो रोल था वो आज के क्या था, वैज्ञानिक के समान था। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया विज्ञान क्या है और विज्ञान के बाद फिजिक्स क्या है। फिजिक्स में हमें किस प्रकार से कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनका हम मेन रूप से अध्ययन करते हैं।
अब अगला आपका जो टॉपिक आता है वो है नंबर 2। आज इसी चैप्टर में मैं पूरे जितने टॉपिक्स हैं उसे कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। इसमें है आपका दूसरा जो है भौतिकी का कार्य क्षेत्र। भौतिकी का कार्य क्षेत्र। देखिए, भौतिकी के कार्य क्षेत्र का जो है उसे 2 भागों में वितरित कर दिया गया है। थोड़ा आप लोग ध्यान दें। नंबर 1, एक तो है स्थूल और दूसरा कौन सा? सूक्ष्म। स्थूल जो है इसे हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक। और ये जो सूक्ष्म है इसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। देखिए, सबसे पहले हम स्थूल की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्थूल है जिसे हम मैक्रोस्कोपिक कहते हैं, इसमें एक प्रकार से हम समझ लें जो आकाशीय पिंड है, या मान लीजिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कुछ बड़ी वस्तुओं के बारे में, बड़े पिंडों के बारे में। बड़े पिंडों में आकाशीय पिंड भी आ जाते हैं, पृथ्वी की गति भी आ जाती है। तो एक प्रकार से हम जो स्थूल इसका जो पार्ट है जिसे मैक्रोस्कोपिक कहते हैं, इसमें हम एक प्रकार से बड़े पिंडों का अध्ययन करते हैं। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक जिसे हम सूक्ष्म के रूप में जानते हैं, इसमें हम अत्यंत सूक्ष्म एक प्रकार से कह सकते हैं कणों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम नाभिक का अध्ययन करेंगे, परमाणु का अध्ययन करेंगे। नाभिक में पाए जाने वाले जो कण है, न्यूक्लियन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। नाभिक के चारों चक्कर लगाने वाले जो कण है, इलेक्ट्रॉन, इनका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो अध्ययन करते हैं जिस फिजिक्स के अंतर्गत, उसे हम कह सकते हैं, यहां पर देखिए आप, ये कहलाती चिर, थोड़ा हिंदी में नाम चिर सम्मत, क्लासिकल कहलाती है, चिर सम्मत यांत्रिकी। मतलब आज का जो टॉपिक है उसमें मेन रूप से आप देखिए फिजिक्स की पूरी, किस प्रकार से फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से मेन वैज्ञानिक थे, किन किन पार्ट में इन्हें पढ़ते हैं। फिजिक्स का पूरा हम एक प्रकार से पूरी रूपरेखा इसकी जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसे हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। और जो सूक्ष्म इसका पार्ट है जिसे माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, इसका अध्ययन जो हम करेंगे वो करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, यांत्रिकी। हम कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखिए, हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके हमारे पास जो पार्ट है, जिसकी ब्रांचें हैं, मेनली 5 ब्रांचों में इसे डिवाइड किया गया है। देखिए कौन कौन सी ब्रांच है मैं आपको बता रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहली इसकी जो ब्रांच है वो कहलाती है यांत्रिकी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं मैकेनिक्स। तो इसमें क्या करते हैं हम, द्रव्य जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, गैस, द्रव। इससे संबंधित जो नियम है उनका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा बल है, संवेग है, गति के समीकरण है, गति के नियम है,
ठीक है नहीं। इस प्रकार की जो मैंने आपको बताए क्वांटिटीज बताई, ठीक है नहीं, मेन रूप से हम इसमें जो अध्ययन करते हैं आप मान सकते हैं, क्योंकि इसका नाम मैकेनिक्स है, यानी गति के समीकरण हैं, गति के नियम हैं, गति को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कारक जैसे बल है, संवेग है। तो इस प्रकार की जो भौतिक राशियां हैं उनका अध्ययन करते हैं, और उनसे होने वाले जो प्रभाव हैं उनका अध्ययन हम करते हैं मैकेनिक्स के अंतर्गत। इसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिकी। नंबर 2 अगर इसके भाग पर आए, नंबर 2 हमारा जो भाग है वो है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। मैं इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं क्योंकि बेटा ये बहुत आवश्यक है, विशेष आप याद रखिएगा। जितने भी टेक्निकल टर्म हैं सभी टेक्निकल टर्म को आपको इंग्लिश में जरूर पता होना चाहिए। अब आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स में हम क्या करेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा और कार्य में क्या तुल्यता है, ऊष्मा से संबंधित नियम कौन कौन से हैं। इसके अलावा एक हीट इंजन होता है जिसे हम ऊष्मा इंजन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जिसे हम फ्रिज कहते हैं, रेफ्रिजरेटर कहते हैं, उसका सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का ही हम मान सकते हैं एक प्रकार से रूप है ऊष्मा। तो इसमें हमने आपको बताया जो हम अध्ययन करेंगे, एक तो कार्य और ऊष्मा में तुल्यता, इनमें क्या संबंध होता है। इसके अलावा ताप है, ऊष्मा का रूपांतरण किस प्रकार से कार्य में होता है या कार्य का रूपांतरण ऊष्मा में होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था रेफ्रिजरेटर है, ऊष्मा इंजन है। इस प्रकार के जो टॉपिक्स बताए उसका अध्ययन हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, जिसे हम कहते हैं ऊष्मागतिकी। अब आते हैं इसके थर्ड ब्रांच पर, तीसरी जो शाखा है वो है ऑप्टिक्स, जिसे हम कहते हैं प्रकाश की। प्रकाश की, जिसके बारे में आप समझ लें, जैसे लाइट की जो आपने चैप्टर पढ़े हुए हैं वो ऑप्टिक्स के अंतर्गत है। ऑप्टिक्स तो प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं हैं उसे हम क्या करते हैं, ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स में जिन चीजों का हम पढ़ते हैं, जैसे प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं आप जानते हैं, परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं या इसी से संबंधित जो घटनाएं हैं वो क्या है, वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे ध्रुवण है, व्यतिकरण है। तो इस प्रकार की घटनाओं को, जो कुछ घटनाएं, जैसे 2 प्रकार की घटनाएं हमने पढ़ी हुई हैं, एक क्या है परावर्तन और ये अपवर्तन, इसे हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। इधर आप और पढ़ेंगे उसी से संबंधित घटनाएं, एक विवर्तन होता है, एक व्यतिकरण होता है, एक ध्रुवण होता है। तो प्रकाश से संबंधित घटनाओं को हम पढ़ेंगे जिनका मैंने आपको दिया। इसके अलावा जो प्रकाशिक यंत्र हैं, ठीक है नहीं, प्रकाशिक यंत्र हैं जैसे सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं। आगे चल के जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी आप देखेंगे, जब बीएससी क्लास में पहुंचेंगे आप या बीटेक करेंगे तो आप देखेंगे ये जो ब्रांच है इन पर पूरा पूरा पेपर बन जाता है। पूरा एक पेपर आएगा जो उसी से रिलेटेड होगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, ऑप्टिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। नंबर 4 आपका आता है जिसे हम कहते हैं विद्युत गतिकी। विद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रो डायनामिक्स।
इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे विद्युत तथा चुंबकीय जो क्षेत्र हैं, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित जो घटनाएं हैं उन्हें हम पढ़ेंगे विद्युत गतिकी में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। विद्युत गतिकी में इसके अलावा हम पढ़ेंगे विद्युत धारा की उत्पत्ति का कारण क्या है, किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा क्या है। तो इस फील्ड में काम करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनके नियमों को हम पढ़ेंगे, जैसे फैराडे है, गॉस हैं, एम्पियर हैं, कूलाम है, उनके जो नियम है या सिद्धांत है उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम और भी कुछ अध्ययन करते हैं, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, इस प्रकार का अध्ययन है, या विभिन्न प्रकार के सर्किट्स हैं, या आप आगे देखें किरचॉफ लॉ है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, विभव मापी है, मीटर सेतु है। इन सभी का जो हम अध्ययन करते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंतर्गत करते हैं। अब फिफ्थ ब्रांच के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये है हमारी दोलन एवं तरंगे। ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स। जैसा आप देख रहे हैं, जैसा इसका नाम है, इसमें हम पढ़ेंगे कंपन करने वाली वस्तु में जो कंपन उत्पन्न होते हैं या दोलन उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम ऑक्सीलेशंस कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उन दोलन के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम वेव्स कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। वेव से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, जैसे तरंग दैर्ध्य है, आवृत्ति है, इन सभी का, या मान लीजिए तरंग दैर्ध्य है, आवृत्ति है, आयाम है, यानी तरंग से संबंधित जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन दोलन तथा तरंगे वाली जो यूनिट है या इसकी जो ब्रांच है उसके अंतर्गत करते हैं। तो मेन रूप से इसे जितने भागों में जो आपका स्थूल माइक्रोस्कोपिक है, जिसका अध्ययन हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया उसे क्या किया, 5 ब्रांचों में डिवाइड कर दिया गया है। अब आते हैं इसके माइक्रोस्कोपिक की ओर। तो माइक्रोस्कोपिक वाला जो पार्ट है, इसका जो हम अध्ययन करते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स, जिसे हम कहते हैं क्वांटम यांत्रिकी, इसके अंतर्गत करते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कणों का अध्ययन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हम परमाणु के बारे में जानेंगे, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसके बारे में जानेंगे, परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो कण हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, या नाभिक के चारों ओर घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बारे में हम जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, उसे क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक में आता है, माइक्रोस्कोपिक में आता है। इस प्रकार से अगर आप इसका कार्य क्षेत्र समझना चाहें तो जैसा मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि इसका जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, और ऐसा क्षेत्र है इसका, आप समझ लें जैसे हम खगोलीय पिंड जो कितने बड़े आकार के होते हैं, हम खगोलीय पिंडों का भी अध्ययन कर रहे हैं इसके अंतर्गत, और कितने सूक्ष्म रूप में जो कण होते हैं, जो मूल कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनका भी अध्ययन करते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, काफी विस्तृत है। अब इसके हम तीसरे टॉपिक के बारे में आ रहे हैं, वो है आपका थर्ड टॉपिक। मैंने आपको बताया, जैसे कहावत कहते हैं कि पैसा जो है वो बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, बस ऐसे ही समझ लें। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, केवल एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर हम विज्ञान में या विज्ञान की भी ब्रांच जो फिजिक्स है उसमें रुचि उत्पन्न करना चाह रहे हैं तो ये चैप्टर क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपकी जिज्ञासा को आगे बढ़ाएगा।
तो नंबर 3 जो टॉपिक है वो है प्रौद्योगिकी एवं समाज। मतलब फिजिक्स का जो है हमें बताना है कि क्या रिलेशन है फिजिक्स का प्रौद्योगिकी से, जिसे हम कह सकते हैं एक प्रकार से टेक्नोलॉजी से, और क्या इसका रिलेशन है समाज से। देखिए, जितनी भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं लगातार विकसित हो रही हैं, नई नई चीजें आप देख रहे हैं मार्केट में। आप देखिए जो नए नए आविष्कार से जो चीजें आ रही हैं वो किसके सहायता से आ रही हैं? टेक्नोलॉजी के द्वारा आ रही हैं। अब देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, तरल भाग होता है, फ्लूइड फ्लो है, उसके आधार पर क्या हुआ, हवाई जहाज की जो संरचना बनाई गई वो उसी के आधार पर बनाई गई। मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं फिजिक्स जो है, फिजिक्स टेक्नोलॉजी को, फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं, रूल हैं या लॉ हैं, वो टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, डेवलप करने में सबसे ज्यादा योगदान प्रदान करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे बहुत से चीजें हैं मैंने आपको बताया, जैसे अभी मैं तरल भाग होता है उसके आधार पर क्या की गई, हवाई जहाज की संरचना की गई। इसके अलावा आप समझें जैसे अर्धचालक हैं, जिसे सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, इन्हें आप पढ़ेंगे 12th क्लास में पढ़ेंगे, या डायोड हैं, ट्रांजिस्टर हैं। इनसे क्या हुआ, इनसे क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जितने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं इनमें जो बदलाव आ रहा है, उन बदलाव का जो कारण है वो क्या है, फिजिक्स की सहायता से जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है उसका योगदान है। तो फिजिक्स के सिद्धांत के आधार पर ही टेक्नोलॉजी विकसित होती है। तो फिजिक्स का जो है वो टेक्नोलॉजी से बहुत अधिक गहरा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, रिश्ता है। अब आप देखिए, इसी के अलावा जैसे मैं बताऊं, नाभिकीय विखंडन की घटना होती है, सब आप पढ़ेंगे। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में केमिस्ट्री में 9th में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, इधर आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाभिकीय विखंडन की घटना से किस प्रकार से नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऐसे जो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन के द्वारा किस प्रकार से जो आपका हाइड्रोजन बम है उसे बनाया जाता है। तमाम प्रकार के अनगिनत ऐसे मैं आपको उदाहरण बता सकता हूं जिसमें आप देख सकते हैं फिजिक्स के सिद्धांत पर ही टेक्नोलॉजी क्या होती है, आधारित होती है। जैसे देखा आपने, जेम्स वाट ने जब ये जो भाप का इंजन बनाया तो उसमें क्या था, ऊष्मा जो थी, ऊष्मा ने, आपने उदाहरण सुना ही होगा, केतली जो थी उसमें पानी उबल रहा था, तो उसका ढक्कन उन्होंने देखा जेम्स वाट ने कि वो बार बार उठ रहा है। तो उनके ये बात समझ में आई, जो ऊष्मा है, ऊष्मा क्या कर रही है, कार्य कर रही है। आप डिटेल में पढ़ेंगे ऊष्मा और कार्य की तुल्यता क्या है। तो वहां पर उन्होंने इस सिद्धांत के आधार पर ही टेक्नोलॉजी विकसित हो गई और उन्होंने क्या किया, भाप का इंजन बना दिया। औद्योगिक क्रांति का जो मूल कारण था, अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो कहां से, ये भाप के इंजन से ही स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया भौतिकी का टेक्नोलॉजी से किस प्रकार से रिलेशन है। अब फिजिक्स का समाज में मतलब क्या क्या योगदान है, तो आप समझते हैं, अगर हम इस रूम में खड़े हुए हैं, आप सबसे पहले मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको, ये माइक लगा हुआ है मेरे, किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है। ये सामने मोबाइल लगा हुआ है जिससे वीडियो बना रहे हैं, किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है। पंखा चल रहा है, किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है। ये बल्ब जो लाइट दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, ये किससे रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे मैं वीडियो बना के आपके पास सेंड करूंगा, इंटरनेट चल रहे हैं, जो भी सिस्टम चल रहे हैं, इनसे सभी से क्या है, समाज को लाभ है। तो समाज के विकास के लिए, आधुनिक समाज के विकास के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिजिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हम कहीं पर भी आप देख लीजिए, आप देखिए मोबाइल के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, या जो भी दूरसंचार के साधन है, हम मिनटों में बैठे हुए, मतलब सेकंडों में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर संपर्क कर सकते हैं।
तीव्र गति से चलने वाले वाहन हैं, वायुयान हैं, तो ये क्या है, इनसे एक प्रकार से आवागमन क्या हो गया है, आसान हो गया है। इंटरनेट ने तो आप समझ रहे हैं क्रांति ला दी, हर प्रकार की जो सूचनाएं हैं इंटरनेट के माध्यम से हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। चिकित्सा जो क्षेत्र है, चिकित्सा क्षेत्र में आप देखिए अल्ट्रासाउंड आप करवा रहे हैं, एक्सरे करवा रहे हैं, एमआरआई हो रहा है, सिटी स्कैन हो रहा है, जितनी भी आप समझ रहे हैं जांचों से संबंधित मैंने आपको नाम लिए, ये सभी क्या है, ये फिजिक्स के सिद्धांतों पर ही आधारित है। तो जितना मैंने आपको बताया, ऐसा कहीं पर भी समाज का कोई भी क्षेत्र आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि फिजिक्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे हम फैक्ट्री की बात कर लें, चाहे आवागमन के साधन हैं, चाहे दूरसंचार व्यवस्था की बात कर लें, चाहे चिकित्सा क्षेत्र की बात कर लें, इन सभी में फिजिक्स का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो ये मैंने आपको बताया भौतिकी का टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से क्या रिलेशन है, क्या क्या ये योगदान करते हैं। अब 4th नंबर पर हम आ रहे हैं, बिल्कुल जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। प्रमुख वैज्ञानिक, देखिए प्रमुख वैज्ञानिक जो हैं इनके बारे में अभी आप डिटेल में और पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं या जो कार्य हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती जाएगी। तो भौतिकी के जो प्रथम वैज्ञानिक हैं, सबसे ज़्यादा आपने नाम किसका सुना होगा, आपने न्यूटन वैज्ञानिक का नाम सुना है। तो न्यूटन वैज्ञानिक ने जो आप पढ़ चुके हैं उसी से मैं रिलेटेड आपको बता, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो दिया है न्यूटन वैज्ञानिक ने दिया है। इसके अलावा आप जानते हैं जो गति के नियम दिए हैं वो भी न्यूटन वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा आप देखें न्यूटन का कण का सिद्धांत था एक, हालांकि अब 12th के सिलेबस से उसे हटा दिया गया। तो न्यूटन का जो कण का सिद्धांत है वो प्रकाश से संबंधित था, वो भी किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा गैलीलियो वैज्ञानिक हैं, तो जड़त्व का जो नियम दिया था वो क्या दिया था, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अलावा और हम आपको आगे बढ़ रहे हैं, जो मैं पहले उन्हें बताना चाह रहा हूँ जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। आर्किमिडीज वैज्ञानिक हुए, तो आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या किया, आर्किमिडीज वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया था, आर्किमिडीज के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इसके अलावा जैसे और भी वैज्ञानिक हुए, वायल वैज्ञानिक थे, तो वायल वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट वायल वैज्ञानिक ने क्या दिया, वायल का नियम दिया, गैस से संबंधित नियम है। एक बर्नौली वैज्ञानिक हुए, बर्नौली वैज्ञानिक ने क्या किया, बर्नौली वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया बर्नौली का प्रमेय। भारतीय साइंटिस्ट आप जानते हैं सीवी रमन, जिन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है, उन्होंने क्या दिया, रमन प्रभाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं और भी अगर हम बढ़ते हैं, हाइगेंस वैज्ञानिक थे, तो हाइगेंस ने अनिश्चितता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्लांक थे, तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत है, उसे प्रस्तुत किया था। आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, तो आइंस्टीन ने क्या की थी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। इस प्रकार से जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, तमाम वैज्ञानिक एक बार इस चैप्टर को अगर आप चाहें तो बुक से स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा जिज्ञासा फिजिक्स के प्रति उत्पन्न हो जाएगी। तो जितने प्रमुख वैज्ञानिक थे मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिए कि कौन कौन से वैज्ञानिक हुए हैं। आप बुक से देख लें, और वैज्ञानिक हैं उनका भी इसमें दिया गया है। आगे अगर हम पढ़ते हैं, इसका जो 5वां टॉपिक है, ये मुझे लगता है ये आपका दिया है, प्रकृति के मूल बल। देखिए, प्रकृति के मूल बल, के मूल बल। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, मेरा सहयोग करें, और आप देखेंगे मैं धीरे धीरे, बस थोड़ा भी बिजी रहा हूं कुछ कारणों से, लेकिन अब मैं लगातार, आप देखेंगे मेरा ये टारगेट रहेगा कि जून तक
मैं आपका सिलेबस पूरा करवा दूं। तो प्रकृति के मूल बल है, देखिए एक दो के बारे में आपको जानकारी है, बाकी आप पढ़ लेंगे। इसका जो पहला है, ठीक है नहीं, वो कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने पढ़ा था, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है उसमें आपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा है कि दो कणों या पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल। तो प्रकृति के मूल बलों में जो पहला बल है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और ये क्या है, जितने भी बल है उसमें क्या माना जाता है, सबसे क्षीण माना जाता है। नंबर 2 पर हम आते हैं, इसका जो आता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल अभी आप पढ़ेंगे आगे से कि विद्युत और चुंबक मतलब चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार से रिलेटेड है, आगे आप पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो नियम आप पढ़ेंगे वो कूलाम का नियम है। और कूलाम का नियम है, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है, विद्युत बल है, ये आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल है और विद्युत चुंबकीय बल है, ये दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम कहलाते हैं। ये आपका ज्यादा डिटेल में जाने की वैसे आवश्यकता नहीं है। F बराबर ये क्या हो गया, ये हो गया G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये हो जाता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इन सभी को आप डिटेल में पढ़ेंगे, सबको आपको पढ़ना है। केवल थोड़ा सा एक प्रकार से क्या यहाँ पर परिचय है। अब अगला आता है, नंबर 3 पर आता है प्रबल नाभिकीय बल। देखिए प्रबल नाभिकीय जो बल है, आप जानते हैं न्यूट्रॉन्स जो हैं और प्रोटॉन हैं मिलकर, जिन्हें हम न्यूक्लियन कहते हैं, जब नाभिक का निर्माण करते हैं, तो नाभिक का जब निर्माण करते हैं तो आप देखिए उनके बीच में जो न्यूक्लियंस हैं, न्यूक्लियंस के बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलकर सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियंस कहते हैं। तो इन न्यूक्लियंस के बीच में नाभिक को बनाने के लिए जो बल लगता है उसी को हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। और नाभिकीय बल की विशेषता, ये नाभिकीय दूरी में हम कह सकते हैं नाभिक का जो साइज होता है उसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। न्यूमेरिकल पर आप मत जाइए, न्यूमेरिकल पर हम कह सकते हैं एक आवेश दूसरे आवेश से 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, कितना बल लगेगा। न्यूमेरिकल अलग चीज होती है, मैं आपको बता रहा हूँ सैद्धांतिक रूप से ये नाभिकीय दूरी में ही कार्य करते हैं। चौथा आपका आता है, देखिए इसे क्षीण नाभिकीय बल। क्षीण नाभिकीय बल तो बस आप थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए, जब किसी रेडियो एक्टिव नाभिक से बीटा कण का क्षय होता है तब इस बल का प्रभाव देखने को मिलता है। या जो मूल कण है जिन्हें हम फंडामेंटल कण कहते हैं, फंडामेंटल कणों के बीच हम क्षीण नाभिकीय बल के प्रभाव को देख सकते हैं। और इसकी भी विशेषता, ये नाभिकीय दूरी के लिए, यानी नाभिक का जो आकार होता है उतनी दूरी पर ये कार्यरत रहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं। अब अगला आपका जो आता है, छठा टॉपिक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, भौतिक नियमों की प्रकृति। देखिए 6, आज मैंने प्रयास किया है क्योंकि इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, इसलिए मैंने आपको एक ही टॉपिक में
इस चैप्टर को पूरा को समाप्त करने का प्रयास किया है। आगे चल के हम देखेंगे कि हम एक एक टॉपिक का वीडियो डालेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल की जो प्ले लिस्ट है उस प्ले लिस्ट पर जाकर आप 9th और 10th से संबंधित सभी वीडियो, जितने भी वीडियो हैं, सभी टॉपिक के वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो आप जाने जितने टॉपिक हमने 9th में पढ़े हैं वो सभी टॉपिक पढ़ने हैं हमें 11th में, और जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं 10th में उन सभी टॉपिक्स को हम 12th में पढ़ेंगे। तो नाभिकीय नियम, भौतिक नियमों की जो प्रकृति है उसमें क्या है, इसमें मैं आपको बता रहा हूं कुछ नियमों को, एक प्रकार से कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम कहते हैं, उनके मान का जो कांस्टेंट रहना है, उन्हीं के आधार पर क्या दिए गए, कुछ नियम प्रस्तुत किए गए। तो सबसे पहले जो नियम दिया गया है, जिसके बारे में आपने पढ़ा हुआ भी होगा, सबसे पहला नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी आप यहां से प्राप्त कर लें। ऊर्जा संरक्षण का नियम, देखिए, अगर कोई निकाय इस प्रकार का है या कोई ऐसा पिंड है जिस पर कोई संरक्षी बल कार्य कर रहा है, तो उसकी कुल ऊर्जा का जो मान है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं आपको इस तरीके से बताऊं, जैसे आप समझना चाहें, हालांकि आगे पढ़ेंगे आप। जैसे मैंने इसको, मान लीजिए ये डस्टर है, इस डस्टर को मैंने उठाया, तो उठाने में क्या किया, कार्य किया। अब ये कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, और ये ऊर्जा पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर इसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है वो क्या, स्थितिज ऊर्जा है। अब इसे हम नीचे छोड़ दें तो ये नीचे गिरने लगेगा, तो अभी स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा कितनी, 0 है। अब जब तक ये पृथ्वी से नहीं टकराएगा तब तक क्या होगा, अब इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगी। तो जितनी ऊर्जा, जितना हमने कार्य किया वो कार्य है इसमें ऊर्जा के रूप में, और यहाँ पर आप मान लीजिए जितनी ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में है, और यहाँ से लेके पृथ्वी को जब तक टच नहीं करेगा तब तक इसमें स्थितिज ऊर्जा भी रहेगी और गतिज ऊर्जा भी रहेगी। लेकिन प्रत्येक स्थान पर इसकी जो ऊर्जा है, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित तो होगी, लेकिन उसका मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके बाद आपका है, मैं समझता हूं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग इसलिए कहा है, अभी आप समझ जाएंगे, अब तक तो संवेग कहते थे। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, यदि किसी पिंड पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसका जो रेखीय संवेग है उसका मान हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर किसी पिंड पर या वस्तु पर कार्य करने वाला बाह्य बल जो है उसका मान क्या हो, 0 हो, यानी कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके रेखीय संवेग का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। थर्ड पर हम आते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम और रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को आप थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे। चलो मैं यहां पर ही लिख दे रहा हूं। फोर्थ पर आ जाए, थर्ड पर सॉरी, ये हुआ कोणीय। ये मैंने बताया ना, अब तक आपने संवेग पढ़ा है, आज आप देख रहे हैं हमने एक जगह रेखीय संवेग लिखा है और दूसरी जगह क्या लिखा है, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, यदि किसी, ऐसे समझ ले, कोणीय संवेग जो है ये लगेगा घूर्णन गति करते हुए पिंड पर। तो यदि किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर कोई बल आघूर्ण ना लगा जाए, बल आघूर्ण आप जानते हैं, टॉर्क कहते हैं जिसे, बल आघूर्ण आरोपित ना किया जाए, तो उसका कोणीय संवेग हमेशा क्या रहता है, कोणीय संवेग हमेशा कांस्टेंट रहता है।
अगले पर हम आ जाए। एक है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, फोर्थ। अभी जैसा मैंने आपको बताया E बराबर mc स्क्वायर से ऊर्जा संरक्षण हम कह सकते हैं पूरे ब्रह्म। देखिए मैंने आपको बताया पहले तो द्रव्य और ऊर्जा को क्या माना गया था, पृथक पृथक माना गया था। फिर बाद में आइंस्टीन ने जो समीकरण दी, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता जो समीकरण कहलाती E बराबर mc स्क्वायर से, तो इसमें ये माना पूरे ब्रह्मांड की द्रव्यमान तथा ऊर्जा का जो योग है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा संरक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है। केवल रूपांतरण हो सकता है। जैसे मैं आपको इसका एक उदाहरण बता दूं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का, अगर आप आगे पढ़ेंगे, जब नाभिक बनता है तो नाभिक के बनने पर आप लोग जानते हैं, नाभिक के बनने पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर, जिन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो नाभिक का निर्माण करते हैं। तो नाभिक के बनने से, निर्माण होने से पहले न्यूक्लियन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अधिक। और नाभिक का जब निर्माण हो जाता है तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान कुछ क्या होता है, कम हो जाता है। जितना द्रव्यमान कम होता है उसे क्या कहते हैं, हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और द्रव्यमान क्षति जो हुई m, उसके इक्विवेलेंट इस समीकरण से क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। और वही ऊर्जा क्या करती है, न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखती है। तो जितने द्रव्यमान की क्षति हुई वो ऊर्जा के रूप में उपस्थित हो गई। तो द्रव्यमान ऊर्जा का कुल मान क्या रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। अब आप पांचवा आपका आता है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण देखिए, किसी विलगित निकाय का, आइसोलेटेड सिस्टम का जो कुल आवेश होता है, ठीक है नहीं, कुल आवेश होता है वो क्या रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। किसी आइसोलेटेड या विलगित निकाय का जो कुल आवेश है वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो प्रिय बच्चों, डियर स्टूडेंट, मैंने आज पूरे चैप्टर को आपको जो भौतिक जगत है उससे जोड़, मतलब उसमें रुचि पैदा करने के लिए पूरा प्रयास किया है कि किस प्रकार से हम इस चैप्टर के बारे में पूरा, इसमें फिजिक्स जो है उसके बारे में हम कैसे समझ सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अब अगले से, कल से हम लगातार जो अगले चैप्टर्स हैं उनका एक एक वीडियो डालना प्रारंभ कर देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।